हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केटीजी। सीआरएमएस देख लिए, मोस्ट प्रोबेबल देख लिए, उसके बाद फिर एवरेज स्पीड देख लिए थे उसमें ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी भी देख लिए थे वहाँ पे। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स या मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, जो ही बोल रहे हैं यहाँ पे। काइनेटिक में तो दोनों, मतलब केमिस्ट्री में तो दोनों सेम ही लेके चलते हैं, यू नो द बेसिक डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, ठीक है ना। एक कर्व है और उसी के बेसिस पे हम लोग को समझना है यहाँ पे कि क्या होता है नहीं होता है। और एक्चुअली ये जो कर्व है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो सिंपल सा कर्व दिख रहा है, बस इसको समझना है और ये क्या बोलना चाह रहा है उसको हम लोग को एक समझ लेना है उस चीज़ को, और उससे क्वेश्चंस जनरली आने का चांस रहता है, कहीं कहीं पूछते रहता है, तो उस हिसाब से इम्पॉर्टेंट होता है। तो बस इस कर्व को हम लोग को समझना है, मतलब कर्व है क्या और कर्व बता क्या रहा है, तो समझते हैं। तो ये जो मैक्सवेल, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है मॉलिक्यूलर स्पीड का या वेलोसिटी का, जो भी बोल रहा हूँ, ये मैक्सवेल दिया था इसलिए उसके नाम से है। अब यहाँ पे देखो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है किसके किसके बीच है, सबसे पहले हम समझेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड वेलोसिटी के बीच में। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब कि जैसे, मतलब मान लो कि n मॉलिक्यूल्स टोटल है, टोटल n मॉलिक्यूल्स है, तो उसमें कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स, मान लो n1 मॉलिक्यूल्स, उसमें जो था n में से n1 मॉलिक्यूल्स का n मॉलिक्यूल्स के साथ रेशियो, ठीक है। सिंपल सा है कि जैसे n मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, जैसे 10 मॉलिक्यूल था तो 10 में से मान लो 5 मॉलिक्यूल है, तो 5 मॉलिक्यूल का 10 मॉलिक्यूल के साथ रेशियो 5/10। तो उसी तरह से जनरलाइज है ये, ठीक है ना, कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा तो उसमें कुछ फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का। तो बाई एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी है या स्पीड, जो भी बोल लो ठीक है। तो अभी हम लोग क्या है ना, बस एक कर्व को देखेंगे, ठीक है। इस कर्व को बस हम लोग को फॉलो करना है, बाकी ये जो दोनों कर्व है ना उसको बाद में आएंगे, ठीक है। जस्ट वन कर्व, ठीक है। बस अभी हम लोग को सिंपली ये देखना है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, ये क्या है ना कि जैसे यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी जो भी बोल लो, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो जैसे जैसे स्पीड यानी जैसे जैसे वेलोसिटी सपोज करो यहाँ पे बढ़ा रहे हैं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स स्टार्टिंग में क्या था, 0 था। जब वेलोसिटी 0 था तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या था, 0 था। इसको इधर ले आओ तो 0, यहाँ पे 0, इसको इधर ले आओ तो 0, तो यहाँ पे सब 0 था। जैसे से वेलोसिटी बढ़ाने लगेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, बढ़ते जा रहा है। बढ़ते बढ़ते क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम पॉइंट पे आएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आगे वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो फिर घटना स्टार्ट होगा, घटते घटते फिर ये 0 हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक यही चीज़ लिखा होगा स्टार्टिंग में। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ग्राफ, ठीक है ना, इसके बारे में बता रहा है दैट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी बढ़ने के साथ, और मैक्सिमम पे रीच करता है यहाँ पे, और जो है ना उसके बाद 0 हो जाता है, घट के ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कर्व, ठीक है ना। इस कर्व का जो है फीचर बताइए, इंपॉर्टेंट फीचर। 2 फीचर लिखा है, तो यहाँ पे देख लो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ 2 लो और 2 हाई वेलोसिटीज इज वेरी स्मॉल। मतलब कम वेलोसिटी वाला, तो कम वेलोसिटी वाला जो है ना मॉलिक्यूल्स क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो है कम वेलोसिटी वाला क्या है, ये नीचे है ना, यहाँ पे इतना ही है, बहुत कम है। और ज़्यादा वेलोसिटी वाला भी मॉलिक्यूल क्या है, कम है। बाकी मॉलिक्यूल तो मेरे पास क्या है, बीच में है ना। देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है, तो ऊपर वाला कहाँ है, ये बीच में है। बाकी स्टार्टिंग में तो कम वाला है और बाद में भी क्या है, कम वाला है, ठीक है ना। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएगा, यानी वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इतना ही था, कम था, यहाँ पे ज़्यादा हुआ, यहाँ पे और ज़्यादा हुआ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहा है, तो सबसे कम वाला वेलोसिटी वाला और सबसे ज़्यादा वेलोसिटी वाला फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, सबसे कम होगा। तो यही लिखा हुआ है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कम वेलोसिटी वाला और ज़्यादा वेलोसिटी वाला क्या होगा, बहुत कम होगा, वेरी स्मॉल। दूसरा पॉइंट जो बोल रहा है, देयर इज अ सर्टेन वेलोसिटी फॉर विच फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम। तो सर्टेन वेलोसिटी होगा, ठीक है ना, जिसके बीच फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा मैक्सिमम होगा। तो देखो जैसे इधर जाएंगे ना
तो वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ते जाएगा। देखो बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वेलोसिटी जैसे बढ़ रहा है तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रहा है, तो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर वेलोसिटी होगा ना, इसी को हम लोग कह रहे थे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो यही बता रहा है कि देयर इज अ सर्टेन वेलोसिटी फॉर विच फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम, उसको हम लोग बोल रहे हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। तो ऐसा वेलोसिटी होगा जिसमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम होगा। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी हम लोग कहते हैं कि किसको कहते हैं, जो फ्रैक्शन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास जो होगा उसको हम लोग कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। हम लोग पढ़े भी थे लास्ट क्लास में। और सेम यहाँ पे बता रहा है कि सर्टेन वेलोसिटी होगा जिसमें फ्रैक्शन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल मैक्सिमम आ रहा है तो उस वेलोसिटी या स्पीड को हम लोग क्या कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड या वेलोसिटी बोल रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बता रहा है और ये है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या स्पीड, जो भी बोल लो। नेक्स्ट बोल रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है इंक्रीज करेगा विथ राइज इन टेम्परेचर। अब जो है ना तीनों कर्व में आएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है, ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है ना बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने के साथ। तो अब देखो यहाँ पे तीन कर्व दिखाया गया है। पहला कर्व ये जो है ना, पहले वाला ये T1 है, ठीक है ना। दूसरा कर्व ये जो है ना, ये T2 टेम्परेचर पे है, मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे हम लोग ले रहे हैं। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और वेलोसिटी के बीच में कर्व ड्रा कर रहे हैं अलग अलग टेम्परेचर पे। तो ये T1 टेम्परेचर पे और ये जो है ना ये T2 टेम्परेचर पे और ये जो है ये तीसरा वाला ये T3 टेम्परेचर पे। और टेम्परेचर जो है ना बढ़ा रहे हैं, T3 वाला ज़्यादा है T2 से, T2 वाला ज़्यादा है T1 से। तो अब अगर देखो क्या है ना, पहले तो था अभी तक जो पढ़े थे ना एक कर्व लेके पढ़े थे। अब जो है ना अगर टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो कर्व में क्या जो है ना चेंजेज आएगा, इसको यहाँ पे हम लोग को समझना है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे T1 से T2 जाएंगे, ठीक है। तो ये कर्व क्या हो गया, ये कर्व यहाँ था ना थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर गया। जो है ना T2 से T3 जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कर्व क्या हो गया, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया। तो शिफ्ट हो क्या रहा है, ठीक है ना। एक तो कर्व शिफ्ट हो रहा है, ये हम लोग को दिख रहा है, मतलब हो क्या रहा है। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था ना कि ये जो था यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे जो था इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा था। तो यहाँ जो वेलोसिटी था ये वाला, ये जो वेलोसिटी था ये क्या था, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। वेलोसिटी इधर बढ़ रहा था ना, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है तो वेलोसिटी यहाँ पे जो होगा ये क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। कब, एट टेम्परेचर T1, ठीक है ना, एट टेम्परेचर T1। जब T2 पे जाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे पर्टिकुलर हम लोग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना इसके अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर वेलोसिटी होगा यहाँ पे, तो ये जो वेलोसिटी होगा ये कब होगा, T2 पे। और इस पर्टिकुलर वेलोसिटी पे मैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। तो ये जो वेलोसिटी होगा ये क्या हो गया, T2 पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, जिसका वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सिमिलरली T3, इस केस में देखेंगे तो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे वेलोसिटी होगा ये क्या हो जाएगा, T3 का। T3 के केस में मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगा जो कि और ज़्यादा है। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे बोल रहा है कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो है इंक्रीज करता है राइज इन टेम्परेचर के साथ। सही बात है, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, यहाँ से यहाँ गया या फिर यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, राइट टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो कर्व इधर शिफ्ट होते जा रहा है, सही है। राइज इन टेम्परेचर देयरफॉर इंक्रीज इन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ हाई वेलोसिटी, ठीक है। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, टेम्परेचर जैसे ही हम लोग बढ़ाए तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ हाई वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, कुछ वेलोसिटी के साथ था, यहाँ पे मान लो V1, ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। टेम्परेचर T1 से T2 गया तो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ वेलोसिटी क्या हो गया, यहाँ पे मान लो V2 है, ठीक है ना, सब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। और टेम्परेचर बढ़ा तो मोस्ट ठीक है ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ वेलोसिटी V3 ये है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ वेलोसिटी V3 सबसे ज़्यादा होगा ना, फिर V2 फिर V1। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ हाई वेलोसिटी जो है ना वो क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ हाई वेलोसिटी, यानी हाई वेलोसिटी वाला फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। कब, जब टेम्परेचर T1 से बढ़ा के T2 से बढ़ा के T3 ले जा रहे हैं, तो यानी ये कर्व इधर शिफ्ट कर रहा है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ हाई वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, ठीक है ना, हाई वेलोसिटी के साथ।
तो यही जो है ना सिंपल ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बताते जा रहा है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखना है, इसको 2-3 बार इसको लिख लेना, उसके बाद 2-3 बार इसको जो है ना जो पर्टिकुलर पॉइंट है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट इधर 2-3 पॉइंट जो भी है उसको देख लेना, समझ लेना। अब बाकी जो है ना स्टेटमेंट में करके पूछता है, एक तो कर्व दिखा के तुमको पूछेगा और हो सकता है ना स्टेटमेंट में भी पूछे, तो स्टेटमेंट में पूछेगा तो तुमको तैयार रहना है उसके लिए। तो तैयार रहना है तो थोड़ा सा ये जो है ना दिमाग में बैठा के रखना, उसके बाद आसानी से ये हो जाएगा। तो ये इस तरह से जो है ना मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो गया मेरा। उसके आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। तो इसको समझ ही लेते हैं, लिखा हुआ है तो इसमें देखना। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बहुत सिंपल सा चीज़ है। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, मतलब ठीक है ना, पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब मान लो सेंटीमीटर क्यूब में ले रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स कितना होगा उसको हम लोग कहते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। फिर से ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम में 1 सेकेंड में, ठीक है ना, या फिर 1 यूनिट वॉल्यूम में 1 सेकेंड में टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन कितना होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। यानी टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, वैसे सिंपल सा डेफिनेशन है, टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन की बात करता है इसमें। तो ये लिखा हुआ है द नंबर ऑफ कॉलिजन्स एक्सपीरियंस्ड बाय मॉलिक्यूल्स। कॉलिजन किसके बीच होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन जो होगा, द नंबर ऑफ कॉलिजन एक्सपीरियंस्ड बाय मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए गैस पर सेकेंड इज कॉल्ड एज is known as collision frequency of the gas। टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन कितना हो रहा है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर की, उसको हम लोग कहते हैं क्या, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पे टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेकेंड में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो टकरा रहा है, ठीक है ना, n इक्वल टू √2 पाई भी सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर होता है। तो ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना टकराया इसके बारे में बताया। तो जब 2 मॉलिक्यूल टकराएगा तो क्या होगा, एक कॉलिजन होगा। ठीक है, तो 2 मॉलिक्यूल जैसा टकराएगा ना, जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल इधर से आया और एक मॉलिक्यूल इधर से आया, ठीक है, कुछ इस तरह से मान लो एक मॉलिक्यूल इधर से आया और एक मॉलिक्यूल इधर से आया, तो 2 मॉलिक्यूल टकराएगा तो क्या होगा, एक कॉलिजन होगा। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो टकरा रहा है n है, ठीक है ना, तो 2 मॉलिक्यूल टकराएगा तो एक कॉलिजन, और टोटल मॉलिक्यूल इतना, तो कितना कॉलिजन होगा, इतना डिवाइडेड बाई 2, तो यही n/2। 2 मॉलिक्यूल टकराएगा तो एक क्या होगा, एक कॉलिजन होगा। तो n मॉलिक्यूल है तो टोटल कॉलिजन कितना होगा, n/2। n/2 होगा ना, तो यही हम लोग कर दिए हैं। ठीक है ना, n/2 इसको 2 से डिवाइड किए तो इतना आ गया। यहाँ पे v जो हो गया एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड जो भी बोल लो, सिग्मा जो हो गया मॉलिक्यूलर डायमीटर। मॉलिक्यूलर डायमीटर मतलब कहने का मतलब जैसे यहाँ से देखो ये रेडियस हो गया, ये मान लो r1 है, ठीक है ना, ये रेडियस मान लो दूसरे वाला का r2 है, तो कॉलिजन यानी सिग्मा जो हो गया मॉलिक्यूलर डायमीटर जो हो गया r1 + r2 होता है। ठीक है, ये सब आगे भी बहुत जगह आएगा। हाँ, फिलहाल यहाँ तो क्वेश्चन में वो सब नहीं पूछेगा। ठीक है ना, पूछा तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n जो है, ठीक है ना, n क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में है एग्जाम में कैसे पूछेगा। ठीक है ना, एग्जाम में कैसे पूछेगा, तो जनरली क्या है ना, तुमको ये नहीं पूछेगा कि बताइए कॉलिजन फ्रीक्वेंसी निकाल के बताइए कितना आएगा। ठीक है ना, उस तरह से कैलकुलेशन नहीं करने के लिए देता है, तो किस तरह से देगा, क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो उस पर आते हैं किस तरह से एग्जाम में पूछेगा या क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, तो उस पर आते हैं। तो यहाँ पे जो है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये इसको रिलेट करके पूछता है, फार्मूला जो है ना इसको रिलेट करके पूछता है। जैसे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी z था, तो z इजकल टू, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आया पाई भी, ठीक है, v जो है ना ये एवरेज वेलोसिटी है, सिग्मा स्क्वायर और n स्क्वायर अपॉन क्या, अपॉन √2। ठीक है, तो
तो क्वेश्चन ना कंपैरिजन करके पूछता है, तुमको निकालने के लिए नहीं देगा, अभी तक नहीं पूछा निकालने के लिए, ना पूछेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन तुमको नहीं कराएगा। यहाँ पे फंसाएगा कैसे कि कंपैरिजन करेगा, तो कंपैरिजन करके कैसे देगा, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो इस तरह से बताएगा सिंपली कि मान लो पहले उसका भी जो है ना, ये जो एवरेज वेलोसिटी v1 था और उसका मान लो कॉलिजन डायमीटर v1 मतलब कुछ मान लो कुछ दे देता, ठीक है ना, a, या फिर मान लो x, ठीक है ना, मान लो यहाँ पे x कुछ दे देता, वैल्यू कुछ देता, मान लो तो सिग्मा के बारे में बता देता, सिग्मा 1 है, इसका वैल्यू मान लो तो y कुछ दे देता। ठीक है, अब बाद में बोल देता ना कि ये जो है इसका वेलोसिटी जो है इसका हो गया 5 टाइम्स और डायमीटर जो हो गया इसका, ठीक है ना, by/3 1/3 हो गया। तब पूछेगा कि बाद का जेड डैश क्या होगा। ठीक है, बाद का जेड डैश क्या होगा। देखो इसमें क्या है ना, फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है एग्ज़ाम में। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आता है, अब आ भी सकता है, कोई ज़रूरी नहीं, मतलब कोई ज़रूरी नहीं आ जाए, लेकिन आता है जनरली, तो पूछ भी सकता है, तो मतलब किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ये सब क्वेश्चन जो है ना एडवांस मेंस कहीं भी पूछ सकता है, तो ये थोड़ा तैयार रहना है। ये भी नीट में भी पूछ सकता है, फार्मूला थोड़ा सा याद रखना है इसमें। तो बस इसमें हमको पता चल रहना चाहिए था ना कि क्या पता रहना चाहिए, बस जेड इजकल टू हमको पता रहना चाहिए था, ये v इंटू सिग्मा स्क्वायर होता है। अब बाकी जो भी कांस्टेंट होगा मान लेंगे कि एक नया कांस्टेंट k है, तो ये जो है ना ये पता रहना चाहिए, बस इतना पता रहना चाहिए। जेड जो है वॉल्यूम और सिग्मा, वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, सिग्मा के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इतना याद होगा ना तो क्वेश्चन तो हम लोग बना लेंगे। तो इसके लिए फार्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछा, एक नए तरह से जो क्वेश्चन तुमको बना सकता है इसमें। ठीक है, उस तरह से इस तरह से तो क्वेश्चन किया है, लेकिन जो दूसरा जो बता रहे हैं ना उस तरह से किया नहीं है, तो हो सकता है उस तरह से तुमको पूछे। तो थोड़ा सा देखना इसमें कैसे हम लोग कर सकते हैं। इसमें जैसे n क्या था, n था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर की, मतलब पर वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हम लोग लिखेंगे ना PV इक्वल टू nRT, तो n को लिखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय NaRT। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे देखो लिखते हैं P इक्वल टू N/V, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, इस तरह से आ गया, और RT अपॉन Na। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो इसको और जो है ना चेंज करते हैं थोड़ा, तो इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू P अपॉन T, ठीक है, इनटू Na अपॉन R। तो Na अपॉन R तो ये कांस्टेंट है ना, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है। तो N/V जो होगा, ठीक है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, P अपॉन T के। यानी N/V क्या था, N/V क्या था जी, ठीक है ना, ये n था। ठीक है, यहाँ पे n था, तो इसको मान लेते हैं n स्टार। ठीक है, तो n स्टार बाई v क्या था, n था, तो n जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया P अपॉन T के। ठीक है, तो यहाँ पे देखना z जो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के, और n जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P स्क्वायर के, तो z क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया P अपॉन T का स्क्वायर। तो मतलब जेड जो है ना, ये जो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, इसको प्रेशर टेम्परेचर में भी रिलेट करके पूछ सकता है। तो ये ध्यान देना, अगर प्रेशर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो जेड कितना चेंज होगा, तो इस हिसाब से हम लोग इसको बता देंगे। ठीक है, तो चार चीज़ यहाँ पे चेंज हो सकता है ना, वेलोसिटी, ये जो एवरेज वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं, सिग्मा चेंज कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली बताएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर कितना चेंज हुआ, नहीं तो फिर प्रेशर टेम्परेचर के टर्म में देखिए बताएगा। तो इस तरह से ना चार चीज़ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करेंगे तो क्या क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना, तो उस तरह से हम लोग बता सकते हैं। बहुत तरह से इसमें क्वेश्चन बना सकते हैं, सिंगल ऑप्शन, मोर देन वन, अलग अलग तरह से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछता है, ठीक है ना, वैल्यू निकालने के लिए तुमको नहीं पूछेगा, यहाँ पे ध्यान रखना है। इसमें क्या पूछेगा, ऐसे पूछेगा। नेक्स्ट जो है हम लोग ठीक है ना, मीन फ्री पाथ देखते हैं, लेमडा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग देख रहे हैं मीन फ्री पाथ लेमडा।
ठीक है, तो बहुत सिंपल सा इसका डिफिनीशन है। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस, इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। कहने मतलब क्या है ना कि जैसे मॉलिक्यूल मान लो यहाँ से मूव किया, ठीक है, ये जा रहा है यहाँ, ठीक है, तो यहाँ पे किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा गया, टकराने के मान लो सपोज किया यहाँ इधर भागने लगा, ठीक है, इधर जाने के बाद मान लो यहाँ पे आया, ठीक है, तो यहाँ पे किसी और मॉलिक्यूल से टकरा गया, तो मान लो टकराने के बाद फिर इधर मूव करने लग गया, ठीक है, ये मॉलिक्यूल फिर इधर आया, इधर की दिशा से इसे और टकराने लग गया। तो क्या बोला है, इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज डिस्टेंस, ठीक है ना, एवरेज डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस की बात कर रहा है, ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, मतलब एक कॉलिजन यहाँ दूसरा कॉलिजन यहाँ, तो ये दोनों के बीच में, ठीक है ना, ये जो यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट ले लेंगे, तो ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, सक्सेसिव, ये जो है डिस्टेंस, इसे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ लैम्डा, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा ना, ये भी जो है हम लोग निकाल के यहाँ पे फॉर्मुलेट करके इसको बताते हैं। ये सब का डेरिवेशन नहीं करना है, ठीक है ना, वहाँ उस तरह से डेरिवेशन नहीं पूछेगा, बहुत लेंदी है, टाइम टेकिंग है, कोई यूज़ नहीं है, और थोड़ा सा टिपिकल भी है, मतलब टफ भी है, तो वहाँ तक वो सब जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला याद रखना, इसमें भी क्वेश्चन जैसे लेमडा इजकल टू के टी अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर पी, तो सिग्मा हो गया वही मॉलिक्यूलर डायमीटर या कॉलिजन डायमीटर भी कहते हैं, यहाँ भी इसको कॉलिजन डायमीटर भी कह सकते हैं। पी हो गया प्रेशर, टी हो गया टेम्परेचर, और कुछ बचा, के क्या हो गया बोल्ट्जमान कांस्टेंट, पाई तो जानते हैं वैल्यू 22/7 या 3.14, तो ये जो हो गया ना ये वैल्यू हुआ। अब इसमें भी क्या हो गया, ठीक है, यानी लेमडा क्या हो गया, एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। अब लेमडा जो हो गया ये हो गया। अब इसमें भी क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो टेम्परेचर प्रेशर चेंज करेगा, सिग्मा चेंज करेगा, उस हिसाब से लेमडा का ही वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा, जैसे अभी हम लोग देखे थे। तो इसमें भी इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो ये ध्यान देना है, मीन फ्री पाथ और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, मीन फ्री पाथ और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। एक चीज़ और जो है ना बताना है तुम लोग को, ठीक है, एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे जी, देखो यहाँ पे क्या है ना, ये लिखते हैं, नोट करके एक पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, स्टार ही लगा देते हैं। ये मतलब ये बेसिक कंसेप्ट है, एक आसान सा है, बताया नहीं थे, एक तुम्हें लोगों से कुछ लोग बोल रहा था कि सर वो क्या होता है बता देना, तो उसको बता दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बताते हैं, ऐसे थोड़ी में एक पर्टिकुलर पॉइंट में बता दे रहे हैं, ठीक है ना। ये इसका स्टेटमेंट है, व्हेन ए गैस, मतलब क्वेश्चन में कुछ इस तरह से पूछे तो हम लोग क्या समझेंगे, व्हेन ए गैस इज कलेक्टेड ओवर, ठीक है ना, व्हेन ए गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर, when a gas is collected over water, ठीक है, when a gas is collected over water, the observed pressure of the gas, ठीक है, और स्टेटमेंट लिख दे रहे हैं ना, उसका समझाएंगे। when a gas is collected over water, the observed pressure of the gas is equal to the sum of pressure of the dry gas and pressure of water vapor, ठीक है। इसको समझते हैं, मतलब क्या होता है, बहुत बेसिक सा चीज़ है, इसमें ऐसा कुछ टिपिकल नहीं है, ठीक है। कह रहा है व्हेन ए गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर, ऑब्जर्व प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू, जो ऑब्जर्व प्रेशर होगा, ठीक है, जैसे सपोज करो, ठीक है, एक सिस्टम मान लो कि वाटर है, ठीक है, और गैस है यहाँ पे, मान लो कुछ गैस है यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब कुछ गैस यहाँ पे, मान लो यहाँ पे वाटर के ऊपर जो है ना गैस कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कुछ गैस है। ऑफकोर्स पानी जो है ना, पानी जो है वेपराइज करेगा तो वो भी कुछ होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो गैस होगा और दूसरा क्या होगा, वाटर वेपर होगा, दोनों चीज़ होगा ना, ठीक है।
मतलब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, लिक्विड जो का कुछ पार्ट क्या होगा, ये गैस में कन्वर्ट होगा, तो दोनों चीज़ रहेगा। तो यहाँ पे अब हम लोग को देखना है कि जो है ना बोल रहा है कि व्हेन गैस इज कलेक्टेड ओवर वाटर, ऑब्जर्व प्रेशर ऑफ द गैस, जो ऑब्जर्व प्रेशर होगा गैस का, ठीक है, तो ये कौन सा गैस हो गया, ठीक है ना, गैस वाटर वेपर दोनों है ना, तो इसको बोलेंगे मॉइस्ट गैस, ठीक है। तो मॉइस्ट गैस का जो प्रेशर हो जाएगा इज इक्वल टू, यानी प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस जो हो जाएगा, प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस, ठीक है ना, इज इक्वल टू सम ऑफ प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। मतलब एक ड्राई गैस के कारण प्रेशर होगा, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, ठीक है, प्लस, ठीक है ना, प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ठीक है ना, प्लस क्या होगा, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। तो ड्राई गैस का जनरली प्रेशर का जरूरत पड़ता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस जो होगा ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस माइनस प्रेशर ऑफ, ठीक है, वाटर वेपर, ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ से निकल के आ गया। तो कुछ ऐसे होता है, इसमें जो होगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर, वाटर वेपर के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर इज, ठीक है ना, इज कॉल्ड एक्वस टेंशन, ठीक है, इज कॉल्ड क्या, एक्वस टेंशन, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एक्वस टेंशन, एक पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है एक्वस टेंशन। तो यहाँ पे कुछ समझ में आया? जैसे देखो यहाँ पे क्या था ना कि जैसे यहाँ पे प्रेशर क्या बताएंगे, तो जैसे क्या है ना, ये जो सरफेस था यहाँ पे, ये लिक्विड का जो सरफेस था, इस पे जो प्रेशर लग रहा होगा ना, तो प्रेशर कौन दे रहा होगा, गैस, ये गैस दे रहा होगा, और प्लस ये क्या है, वाटर वेपर दे रहा होगा। तो दोनों को मिला के क्या होगा, इस वाटर जो है ना, इस वाटर वेपर गैस के कारण जो मेरे पास सिस्टम है उसको क्या बोलेंगे, मॉइस्ट गैस। तो मॉइस्ट गैस का प्रेशर क्या होगा, इस गैस का प्रेशर प्लस इस वाटर वेपर का, वही सेम चीज़ यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद जो है ना इसको इस तरह से बता दिए, और वाटर वेपर का प्रेशर इसको एक्वस टेंशन बोल रहे हैं। तो बस यही बेसिक सा चीज़ है जिसको समझना है। मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ है, क्वेश्चन में भी इस तरह से पूछता है तो इसको समझ लेंगे, बस इतना ही है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। पहले इधर वाला हटा देते हैं और देखना लास्ट टू लास्ट क्लास, ठीक है ना, इसके पहले क्लास में क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए। उसमें जो है बहुत कम लोग बनाए हैं, लेकिन बना ही लिए हैं। मैक्सिमम लोग तो मतलब कुछ लोग नहीं कर पाए, लेकिन है कि ट्राई लोग किए हैं, तो अच्छी बात है। ट्राई करना चाहिए। एक्चुअली क्या ना, जितना ट्राई करोगे ना, मतलब उतना ज़्यादा फ़ायदा है, और एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा करेगा वो चीज़। जैसे लोग छोड़ देते हैं, मतलब ये नहीं हुआ, चाहे डर लग रहा है, चाहे बन नहीं रहा है, ठीक है, तो छोड़ दिए। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि जो है ना उसी क्वेश्चन में पूरा दिन बिता देना है, ठीक है ना, वैसा नहीं होना चाहिए। बनाए, ट्राई किए, ठीक है, नहीं बना कोई बात नहीं। मतलब अगर तुम थोड़ा सही से क्वेश्चन पे अटैम्प्ट लगा रहे हो ना, तो दिमाग में चलते रहेगा वो चीज़, ठीक है, ऐसे था तो नहीं बन रहा था। तो हो सकता है ना कि उस तरह से तुम्हारे पास कुछ भी थोड़ा बहुत भी नॉलेज रहेगा, तो वो चीज़ है ना धीरे धीरे स्ट्राइक करेगा दिमाग में। तो हो सकता है सुबह में तुम जो है ना लेक्चर देखे, बनाए, नहीं बना, तो हो सकता है दोपहर में या शाम तक में दिमाग में स्ट्राइक कर जाए, तो दोबारा अटैम्प्ट करोगे ना, तो हो सकता है बन जाए। नहीं बने तो कोई बात नहीं, तो बताएंगे ही हम, लेकिन कोशिश करना चाहिए। कोशिश जितना करोगे ना उतना ही फ़ायदा होगा, और वही तो एग्ज़ाम में है जी, ठीक है ना। कितना क्वेश्चन पूछता है, वो तो 25 क्वेश्चन पूछता है मेंस में, ठीक है ना, 75 क्वेश्चन। एडवांस में तो और कम, मान लो 18, ठीक है ना, पेपर 1 पेपर 2 में, उस तरह से तीनों पेपर में, ठीक है। नीट में भी कितना क्वेश्चन पूछता है, उसमें तो 25 ही रहता है ना। तो मतलब पूरे 2 साल जो पढ़ोगे उसमें 25 क्वेश्चन रहेगा, और मान लो उसमें से 5 क्वेश्चन भी तुम एफर्ट लगा के निकाल लिए, तो समझ रहे हो ना, रैंक इम्प्रूव करेगा वहाँ पे। तो मेहनत करने वाले का, इसीलिए ना सिलेक्शन में थोड़ा सा का डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा का
ऐसा नहीं होता है। और जो ये लोग थोड़ा सा इम्प्रूव करते रह गया उसका, तो उसी का तो रिजल्ट होता है। और जो मेहनत करता है तो वही सब चीज़ें तो चलता है उसके साथ। तो क्वेश्चन जो है लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे, उसको हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। द डेंसिटी ऑफ a mixture of O2 and N2 at NTP, ठीक है ना, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर इज 1.3 ग्राम पर लीटर, ठीक है ना, ग्राम पर लीटर। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ, ठीक है ना, ऑक्सीजन। O2 का जो है ना पार्शियल प्रेशर बताना है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे, यही चीज़ यहाँ पे जो है देखना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे इसको थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। तो देखो एक ही लाइन का क्वेश्चन है, एक तरह से इसको समझेंगे, बस एक ही स्टेटमेंट दिया है, पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है। तो सबसे पहले कुछ समझ में नहीं आया तो जो फार्मूला है ना उसको लिखेंगे। तो पार्शियल प्रेशर का फार्मूला तो हमको पता ही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू टोटल प्रेशर। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो इतना तो आ ही रहा है कि पार्शियल प्रेशर निकालने का आएगा तो फार्मूला लिख लेंगे, अब आगे सोचेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन पे आते हैं, फिर टोटल प्रेशर पे आएंगे। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, तो सिंपल सी बात है, मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो इसको ब्रेक करके लिखेंगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। यही तो है, ठीक है। और ठीक है, हमको तो रेशियो चाहिए ना, ठीक है। इसको जैसे हम लोग अगर देखें तो नंबर ऑफ, इसको मान लो कि 1 लिखें, इसको डिवाइड कर देते हैं नीचे, तो क्या होगा 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन डिवाइड बाय ऑक्सीजन, यही आएगा ना। वो हमको तो बस मोल का रेशियो चाहिए था, मोल का रेशियो मिल गया, किसी तरह से क्वेश्चन बन गया। तो कैसे निकलेगा मोल का रेशियो, तो डेंसिटी दिया है, ठीक है ना, डेंसिटी से तो मोल कैसे निकालेंगे। तो देखो इसमें क्या है ना, सिंपल सा, अब समझ में तो आ नहीं रहा है कि क्या करें नहीं करें, तो डेंसिटी का फार्मूला लिखेंगे, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से मास क्या आएगा, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसको लिख लेंगे, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो लिख तो लिए, लेकिन अब जो है ना हमको क्या चाहिए, मोल चाहिए, ठीक है। तो मोल चाहिए ना, तो अब क्या है ना कि मोल, मास से मोलर मास हम लोग निकाल सकते हैं, मास से मोलर मास निकालते हैं, तो मोलर मास निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं ना, जैसे मास लिए तो अभी तो हम कुछ डिफाइन नहीं किया कि कितना मॉलिक्यूल का मास, तो मान लेते हैं मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, मास ऑफ 1 मोल मान लेते हैं, ठीक है ना, 1 मोल का मास। तो डेंसिटी तो ठीक है सेम ही रहता है, चेंज करो, ठीक है, 1 ग्राम लो चाहे 1 मोल ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज होगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी मान लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, ठीक है। बस साथ में एक चीज़ ऐड कर लेते हैं, एट एनटीपी, जो कंडीशन दिया है ना इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मास ऑफ 1 मोल एट एनटीपी हो जाएगा इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 मोल एट एनटीपी। तो ये मास ऑफ 1 मोल तो निकल गया, मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट जो भी कह लो, ठीक है ना। तो मोलर मास यहाँ पे निकल गया मेरे पास, ये हो गया, डेंसिटी दिया हुआ है ना, डेंसिटी कितना है जी, 1.3 ग्राम पर लीटर। वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, मिक्सचर जो है, गैस मिक्सचर है, उसका 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पे या एनटीपी पे कितना आता है, 22.4 लीटर। लीटर कट गया ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 29.12 ग्राम, ठीक है। जनरली मतलब एयर में क्या आता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ही होता है ना, तो
ये एक तरह से ना एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बता रहा है। तो करीब करीब इतना होता है, 29.29 के आसपास होता है, करीब करीब ये होता है। याद भी रख सकते हैं, नहीं तो मतलब इन जनरल बता रहे हैं, ठीक है ना। कहीं पे एयर का मॉलिक्यूलर वेट का यूज़ पड़े ना तो यूज़ कर सकते हैं 29.12 के आसपास या 29 के करीब करीब यूज़ करेंगे तो काम चल जाएगा वहाँ पे, मतलब डायरेक्ट वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो उससे ज़रूरत नहीं है। तो अब ये देखो मॉलिक्यूलर मोलर मास निकला किसका, एक मिक्सचर का जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ठीक है। तो मोलर मास तो निकला, लेकिन अभी हमको क्या चाहिए, मोल चाहिए। तो मोल चाहिए ना, तो मोलर मास का तो फार्मूला है ना, ये एवरेज मोलर मास एक तरह से पूरा सिस्टम का, तो इसका तो फार्मूला है, ठीक है। मोलर मास का फार्मूला क्या है, मोलर मास इक्वल टू m1n1 प्लस m2n2 अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है। ये तो फार्मूला मोल का है, ठीक है। मोस्ट वैल्यू तो लोग पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े तो उसका भी बता देते हैं। अब देखो ये कैसे आया, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे बहुत आसान सा चीज़ है, आई थिंक हमको लगता है तुम लोग को पता होगा। देखो जैसे क्या है ना कि मेरे पास दो गैस है, ठीक है ना, दो गैस मॉलिक्यूल है। तो मान लो एक सिस्टम लिए, ठीक है, N1 था और N2 गैस मॉलिक्यूल था। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, M1 है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट M2 है, ठीक है। तो और जो ये जो गैस सिस्टम है ना, इसका मॉलिक्यूलर वेट M मान रहे हैं। वो पूरा जो गैस सिस्टम है M1 M2, ठीक है ना, N1 N2 का जो गैस सिस्टम है उसका मॉलिक्यूलर वेट माने M है। मास निकालेंगे, ठीक है। तो मास इक्वल टू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मोल इक्वल टू तो जानते हैं ना, मास बाई मोलर मास, ठीक है। मोल इक्वल टू मास बाई मोलर मास। तो मास क्या हो गया, मोल इंटू मोलर मास, ठीक है, सिंपल सा है। अब मास निकालेंगे तो मास क्या आएगा यहाँ पे, एक तो ये दोनों को अलग अलग निकाल के ना ऐड करेंगे। तो मास निकालना है तो क्या होगा, पहले इसका मास निकालते हैं, हम टोटल मास निकाल रहे हैं, ठीक है, टोटल मास निकाल रहे हैं। तो ये जो इसके कारण मास निकालते हैं, मास क्या होगा, मोल इंटू मोलर मास, तो N1 इंटू M1 प्लस इस केस में क्या होगा N2 इंटू M2। ये मास का आईडी ये जो है ना, ये क्या आ गया, टोटल मास आ गया। अब एक दूसरी तरह से भी तो निकाल सकते हैं, ठीक है। मास निकालना है तो क्या होगा, मोल, तो टोटल मोल कितना N1 प्लस N2, ठीक है। मोलर मास कितना M, गैस मिक्सचर का, दोनों मास ही है ना तो बराबर हो गया। तो यहाँ पे जो M आएगा, यानी मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर का जो मास आएगा M, ठीक है ना, ये मिक्सचर का मास मान लो मोलर मास है, ये कितना आ जाएगा N1 M1 प्लस N2 M2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। मतलब ये जो है ना मोस्ट कॉमन फार्मूला है, बहुत जगह यूज है इसका, इसलिए डिराइव कर दिए, हालांकि पता होगा तुम लोग को। तो ये मोस्ट कॉमन फार्मूला है, मोल्स में भी पढ़े होगे, बहुत जगह ज़रूरत है, इस चैप्टर में भी ज़रूरत पड़ेगा और आगे भी ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना, बहुत जगह इसका यूज़ है। तो देखो यहाँ से ये निकल गया। तो अब मेरे पास क्या था ना कि अब वैल्यू पुट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये 29.12 और इसको जो है ना ये मान लो 1 किसको मान लें, ठीक है ना। तो 1 डिनोट कर रहे हैं मान लो ऑक्सीजन के लिए, 2 डिनोट कर रहे हैं मान लो नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन है ना, तो इसका तो मोलर मास 32 N1 प्लस, ठीक है, इसका कितना आ जाएगा 28 ना, नाइट्रोजन का 28 N2 अपॉन N1 प्लस N2, यूनिट सब कैंसिल हो जाएगा, उसका चिंता नहीं करना है। तो इससे हम लोग को क्या है ना N2 अपॉन N1 निकाल लेना। अब इतना कैलकुलेशन तुम लोग कर लोगे, ठीक है, इतना हमको निकाल लेना। तो देखो रेशियो आ गया ना, अब हमको वो निकल जाएगा N2 अपॉन N1। तो यहाँ पे XO2 क्या था, XO2 यहाँ पे जो आएगा, ऑक्सीजन की जगह तो हम लोग 1 लिख दिए अपॉन ये लिख दिए, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस N2 अपॉन N1, ठीक है। अब इसको जो है ना इसका वैल्यू से सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू जो है ना सॉल्व करने के बाद आता है 0.28, ठीक है, इसका वैल्यू आएगा 0.28, यहाँ से सॉल्व करके इसको लिखेंगे तो देखो ये फाइनली निकल गया। कितना पापड़ बेलना पड़ गया ये सब, ठीक है। तो ये मोल का इसका यूज़ था, तो मोल का हम लोग यूज़ कर लिए। यहाँ पे कौन का एक कंसेप्ट ये आया, ठीक है, पहला कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट ये आया, 2 कंसेप्ट मिक्स किया और एक कंसेप्ट और मिक्स करेगा।
तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो आया ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कैसे आएगा, ठीक है। अब एक पार्टी समझ गया ना कि टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे। तो टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे जी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे बता रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो प्रेशर नॉर्मली कितना लेते हैं हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कितना होता है 1 atm। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका वैल्यू कितना था 0.28, ये तो रेशियो है, इसका यूनिट नहीं होगा। और टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 1 atm, तो 0.28 atm आएगा, करीब करीब ये आंसर होगा। तो ये तीसरा कंसेप्ट था पीटी कितना होगा। तो 3 कंसेप्ट का यूज़ करके बनाया है एक क्वेश्चन 1 लाइन का। सोच अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह से ना ये क्वेश्चन करते हैं और दमदार अच्छा क्वेश्चन है। कुछ लोग किए हैं, बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा रहा अगर बनाए हैं तो। कुछ लोग नहीं बनाए, उनके लिए भी अच्छा है, कुछ हद तक तो गए ही होंगे, ठीक है ना, कहीं कहीं मिस कर रहे होंगे, तो वो लोग भी अच्छा सीख लेंगे तो बहुत अच्छा है ये। मतलब इस क्वेश्चन का कर लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन में इसमें हेल्प मिलेगा। तो इसका इम्पॉर्टेंट, एक तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यही था, इसको आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिख लेना चाहिए उतना, तो वीडियो पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन है एटमॉस्फेरिक एयर कंटेन्स, ठीक है ना, 20% ऑक्सीजन एंड 80% नाइट्रोजन, ठीक है ना, ये बता रहा है 20% ऑक्सीजन 80% नाइट्रोजन है बाई वॉल्यूम, ठीक है ना, वॉल्यूम बता रहा है। एंड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑफ, ठीक है ना, एक्सर्ट करता है प्रेशर ऑफ 760 mm। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, ठीक है ना, प्रत्येक गैस का पार्शियल प्रेशर बताना है। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। तो इसको ना कैसे बनाएंगे हम लोग को ये देखना है। फिर वीडियो पॉज करके बनाओ तुम लोग फटाफट, ठीक है। हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो, अब पार्शियल प्रेशर निकालने का रहा है ना, ठीक है, प्रत्येक गैस का, ऑक्सीजन का भी नाइट्रोजन का। तो मान लो किसी का निकालते हैं, ठीक है ना, आंसर अगर हम लोग सॉल्यूशन इसका बनाए तो पार्शियल प्रेशर मान लो ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर तो बता रहा है 760 mm, उसमें दिक्कत नहीं है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, और देखो ये वॉल्यूम के बारे में बता रहा था कि 20% वॉल्यूम है, 80% वॉल्यूम है। तो कैसे होगा कैसे जी। देखो इसमें जो है ना आसानी से हम लोग इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको देखते हैं। जैसे देखो हम लोग क्या है ना PV=NRT पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वॉल्यूम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल के, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम K/N, एक कांस्टेंट ले लिए, ठीक है। मान लेते हैं कि पहला का वॉल्यूम V1 है तो उसके अकॉर्डिंग मोल क्या होगा N1 हो गया, ठीक है। मान लेते हैं टोटल वॉल्यूम VT है तो मोल क्या हो जाएगा NT हो जाएगा। दोनों का रेशियो ले लो, इसको 1 मानो, इसको 2 मान लो, ठीक है। तो 1/2 लिखो, तो V1/VT क्या हो गया KN1/KNT, के कट जाएगा। V1/V2 क्या हो गया वॉल्यूम फ्रैक्शन, ठीक है। V1/V2 क्या हो जाएगा वॉल्यूम फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। और N1/NT क्या हो जाएगा N1/NT मोल फ्रैक्शन,
यानी वॉल्यूम फ्रैक्शन इज सेम एज मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीजन के केस में, ठीक है ना, वॉल्यूम फ्रैक्शन कितना हो जाएगा ऑक्सीजन के केस में, यानी मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना, ठीक है ना, 20 मान लेते हैं मिलीलीटर में, तो टोटल कितना 100 यानी 0.20 इसका वॉल्यूम फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन इतना ही होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 0.20 इंटू टोटल प्रेशर कितना 760 mm। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इंटू पीटी। तो इस केस में कितना हो जाएगा 0.80 इंटू 760। ठीक है, दोनों का निकाल गया। नहीं तो ऐसा क्या कर सकते हैं, PO2 पता है टोटल प्रेशर इतना है ना, तो दोनों में घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। दोनों तरह से बना सकते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग करते हैं। तो उसमें वो कंसेप्ट है, उसको थोड़ा ध्यान रखना था। बाकी क्वेश्चन आसान है, ठीक है ना, बस ये कंसेप्ट पता है तो बाकी बना लिए, इसमें क्या चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन लिख रहे हैं नेक्स्ट, द स्टॉपकॉक कनेक्टिंग, ठीक है ना, कनेक्टिंग द टू बल्ब्स ऑफ वॉल्यूम्स दिया हुआ है 5 लीटर, ठीक है ना, 5 लीटर्स एंड 10 लीटर्स containing an ideal gas at 9 atm and 6 atm respectively is opened, इसको जो है ना ओपन कर दिया, is opened, what is the final pressure in the two valves, ठीक है, if the temperature remained the same, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि स्टॉप को कनेक्ट कर रहा है 2 बल्ब्स को, तो उस केस में जो है ना हम लोग बताना है फाइनल प्रेशर यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें बस समझना है क्वेश्चन मतलब किस तरह से बताना चाह रहा है। बाकी तुम लोग आसानी से बता सकते हो, जैसे इसको तो फॉर्मुलेट भी किए थे तो उस हिसाब से है। ठीक है ना, तो कह रहा है ना 2 बल्ब को कनेक्ट करता है, ठीक है, तो या तो 2 बल्ब बना लो, नहीं तो 2 बॉक्स बना लो। ठीक है, तो सपोज करो अगर 2 बल्ब बना लिए, ठीक है, तो मान लो कि 2 बल्ब बना लिए इस तरह से, ठीक है, और ये दोनों बल्ब है उसको जो है ना ये कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक तरह से बल्ब भी बना लिया, नहीं तो बॉक्स भी बना सकते हैं ना, अगर दिक्कत है तो इसमें बल्ब बनाने में किसी को दिक्कत हो रहा है तो बॉक्स बना लो। ठीक है, इस तरह से एक बॉक्स बना लिए, ये दूसरा बॉक्स बना लिया यहाँ पे, ठीक है ना, और इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कर दिए। यहाँ पे स्टॉप कॉक लगा दिए जो एक दूसरे से मिक्स होने से रोक देगा। ठीक है ना, कुछ इस तरह से यहाँ पे ये लगा दिए, एक दूसरे को मिक्स नहीं होने देगा। तो यहाँ पे बोल रहा है ना कि स्टॉप कॉक कनेक्ट कर रहा है 2 बल्ब को,
और दोनों का वॉल्यूम बता रहा है। एक का जो है ना इसका 5 लीटर है और इसका जो है ना 10 लीटर है। और स्टार्टिंग में वॉल्यूम बता रहा था, दोनों में आइडियल गैस है, 9 ATM है इसका और इसका 6 ATM है। अब कह रहा है कि दोनों इसको जो है ना इसको हटा दिए तो दोनों क्या होगा, मिक्स करने लगेगा। ठीक है ना, ओपन कर दिया ना दोनों, तो इसको हटा दिया तो दोनों मिक्स होगा ना, तो मिक्स होगा तो प्रेशर कितना होगा, तो ऐसा तो पढ़ाए थे ना। ठीक है, इसका थ्योरी तो बताया है। कहाँ बताया था जी इसका थ्योरी, पार्शियल प्रेशर वाले में। ठीक है, तो जैसे एक गैस को लाए कहीं से, दूसरे गैस को लाए कहीं से, तीसरे गैस को लाए कहीं से, हम मिक्स कर दिए तो एक जो है ना उसका फार्मूला बताए नहीं थे, टोटल प्रेशर जो था PA VA प्लस PB VB, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम था। तो यहाँ पे सिंपली यूज़ कर लेंगे 5 × 9 प्लस 10 × 6 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना, 15, आंसर ये ATM है। ठीक है, उसके बाद देखो फार्मूला नहीं भी याद है ना, तब पर भी हम लोग यहाँ पे इसको आसानी से कर सकते हैं। इसमें देखो क्या करेंगे हम लोग, इस केस में PV = nRT लगाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, PV = nRT लगाएंगे तो प्रेशर 9, ठीक है ना, और वॉल्यूम कितना 5, = मान लेते हैं इसमें N1 मोल था तो N1 R, टेम्परेचर T, टेम्परेचर तो सेम है ना, टेम्परेचर सेम है। इस केस में लगाएंगे तो क्या आएगा, 10 × 6 = N2 RT। ठीक है, अब मान लो इसको ओपन कर दिए तो दोनों मिक्स करिए ना, तो दोनों मिक्स करिए तो मान लीजिए बाद में प्रेशर P है। ठीक है, अब और वॉल्यूम क्या हो गया, दोनों जुड़ जाएगा वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा 10 + 5, ठीक है ना, 10 + 5 लीटर हो जाएगा। और मोल कितना हो जाएगा, N1 + N2 RT। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। या फिर इसको ऐड कर दो आप, तो ये क्या होगा, 9 × 5 + 60, ठीक है ना, = N1 + N2, ठीक है, RT, ये जो वैल्यू था ना इसको यहाँ पुट कर दो, P × 15, यानी यही आ गया ना, प्रेशर = कितना आ गया, 45 + 60 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, ये आ गया, बस सॉल्व हो जाएगा ये ATM आंसर। इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है ना, 105/15 आएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, कॉपी कर लो जिसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आगे हम लोग करेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे, ए बल्ब ऑफ unknown volume, a bulb of unknown volume contained an ideal gas at 650 mm pressure, full stop। ठीक है, a certain amount of, ठीक है, आगे क्वेश्चन बोला, a certain amount of gas are withdrawn, ठीक है ना, विड्रॉ कर लिया गया, निकाल लिया गया, withdrawn and found to occupy 1.52 cc at 1 ATM प्रेशर, cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब, 1 ATM प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है the pressure of the gas, the pressure of the gas remaining in the bulb, ठीक है, बल्ब के अंदर जो रहेगा, remaining in the bulb
was 600 mm, ठीक है, यहाँ तक बता रहा है। if all measurements are if all measurements, ठीक है ना, are were made at a constant temperature, find the volume of the bulb, ठीक है। तो ये बोल रहा था कि कोई बल्ब है नॉन वॉल्यूम का, आइडियल गैस है, 650 mm प्रेशर पे सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस जो है निकाल लिया, वो ऑक्यूपाई कर रहा है इतना सीसी एट इतना एटीएम प्रेशर, जो गैस बच गया उसका 600 mm प्रेशर है और सब मेजरमेंट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, तो बल्ब का वॉल्यूम बताइए कितना होगा, ठीक है। तो बस यही है, इसको होमवर्क समझना है, इसको होमवर्क मतलब बनाना है और कमेंट में बताना है क्या आंसर होगा। इसके आगे जो है ना अभी क्वेश्चंस और थोड़ा कराना है, उसके बाद फिर अभी जो है इसका क्या कहते हैं ग्राहम्स लॉ का भी क्वेश्चन अभी नहीं कराया है, ठीक है ना, उसका भी कराना है। उसके बाद केटीजी का क्वेश्चन कराना है, ठीक है, तो उसको कराएंगे। उसके बाद वंडरवाल गैसेस हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।